दोस्तों, हर शख्स अपने कैरियर के शुरुआती दौर में कहीं न कहीं किसी न किसी से मुतासिर होता है, उससे इंस्पायर्ड होता है और अपने शुरुआती दौर में वो उन्हें कॉपी करने की कोशिश करता है या उनके ही नक्श कदम पे चलने की कोशिश करता है। हमारे इंडस्ट्री के दिग्गज, जिन्हें हम सुरों का सुल्तान कहते हैं, जिन्हें हम प्लेबैक सिंगिंग का शहंशाह कहते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब। एक वो दौर था कि जब वो फ़िल्मों में आए थे, नए-नए थे और ये दुनिया उनके लिए बिल्कुल नई थी, तो उस वक़्त उन्हें भी ज़रूरत पड़ी थी किसी के नक्श कदम पे चलने की, किसी के नक्श कदम को अपनाने की। कौन थी वो शख्सियत? कौन थे वो गुलकार? आज मैं आपके सामने इसी बात का तज़किरा करने जा रहा हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, हमारी फ़िल्मों में आलम आरा के बाद बोलती हुई फ़िल्मों की शुरुआत तो हो चुकी थी और जब बोलती हुई फ़िल्मों की शुरुआत हुई तो ज़ाहिर सी बात है कि उस ज़माने में गानों का भी अमल दखल हुआ। लेकिन उस दौर में होता ऐसा था कि जो एक्टर होते थे वो ख़ुद अपनी आवाज़ में गाया करते थे, ख़्वाह वो मेल हों या फीमेल हों। अशोक कुमार वगैरह, के एल सहगल साहब और जो भी थे उस दौर के वो लोग जो एक्टिंग करते थे वो अपने गाने खुद ही गाया करते थे। फिर रफ्ता रफ्ता एक दौर आया कि जब प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत हुई और जब प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत हुई तो उस दौर में एक हुआ करते थे हफीज़ साहब, हफीज़ खान मस्ताना। नाम तो उनका हफीज़ खान मस्ताना था, लेकिन वो खान मस्ताना के नाम से मशहूर थे और न सिर्फ ये कि वे बहुत ही अच्छी आवाज़ के मालिक थे। कहा जाता है कि उन्हें कहा जाता है कि शहद झड़ती हुई आवाज़, वो आवाज़ थी खान मस्ताना साहब की। तारते हैं ये जमीन आसमां शहीद हो, छोड़ दिया घर बार बना सन्यासी, अलख निरंजन अलख निरंजन। उठ जा बिजली प्यारी, मैं भी जवान गोरी तू भी जवान, ये जवानी यूं ही बीत जाए ना। हम अपने दर्द का किस्सा सुनाए जाते हैं, मेरी झोली भर दे खाली रे, तेरी राम करे रखवाली, मेरी झोली भर दे खाली। म्यूज़िक कंपोज़र भी थे और साथ ही साथ वो एक्टर भी थे। कुछ फिल्मों में उस ज़माने में उन्होंने काम भी किया था क्योंकि उन्हें एक्टिंग का भी बड़ा शौक़ था। प्लेबैक सिंगिंग की जो ये रिवायत थी ये आगे बढ़ी और ये परंपरा बढ़ती चली गई और उसके बाद एक से एक प्लेबैक सिंगर इंडस्ट्री में आते गए। मोहम्मद रफ़ी साहब की भी एंट्री हुई। मोहम्मद रफ़ी साहब की जब एंट्री हुई तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने जब अपनी आवाज़ के टेक्सचर को पहचानने की कोशिश किया तो उन्हें लगा कि उस दौर के दो सिंगर की आवाज़ उनके टेक्सचर से मैच करती है। एक तो थे जी.एम. दुर्रानी साहब और दूसरे थे खान मस्ताना साहब। उस ज़माने में रफ़ी साहब ने इन दोनों गुलकारों के स्टाइल को काफ़ी हद तक अपनी गायकी में फॉलो किया। हालांकि ये सिलसिला बहुत ज़माने तक तो नहीं चला, लेकिन इस बात के सबूत मिलते हैं कि रफ़ी साहब ने उस ज़माने में जी.एम. दुर्रानी साहब और खान मस्ताना साहब की गायकी से इस्तिफ़ादा हासिल किया था। एक वाक़या मुझे याद आ रहा है, खान मस्ताना साहब से ताल्लुक़ रखता है कि रफ्ता रफ्ता ये हुआ कि खान मस्ताना साहब को इंडस्ट्री में काम मिलना तकरीबन बंद हो गया और उनके जो माली हालात थे बड़े ख़राब होने लगे। बॉम्बे जैसे शहर में फैमिली के साथ रहना और उस पर अगर आमदनी का कोई ज़रिया ना हो तो आप समझ सकते हैं कि उस इंसान को अपनी फैमिली को चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। रफ्ता रफ्ता खान मस्ताना साहब की भी यही हालत हो गई और उसके बाद ऐसा हुआ कि लोगों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। लोग उन्हें देखते तो कतरा के निकल जाते, दामन बचा लेते। पर एक बार ऐसा हुआ कि रफ़ी साहब अपनी गाड़ी में बैठे किसी रास्ते से गुज़र रहे थे। अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि फुटपाथ पे खान मस्ताना जैसी कोई शख्सियत, कोई शख्स वो पैदल चला जा रहा है। जब रफ़ी साहब को ये एहसास हुआ तो गरचे उनकी गाड़ी उस वक्त उस शख्स से थोड़े आगे बढ़ चुकी थी, उन्होंने ड्राइवर को इशारा किया कि गाड़ी किनारे कर दो। ड्राइवर ने गाड़ी किनारे कर दी।
रफ़ी साहब ने दरवाज़ा खोल के फ़ौरन खुद वो बाहर निकल आए और निकलने के बाद में वो शख्स की तरफ बढ़े और देखा कि अरे हाँ, ये तो खान मस्ताना साहब हैं। शिद्दत जज्बात से रफ़ी साहब बहुत ही बेकाबू हो गए। उन्होंने खान मस्ताना की जो हालत देखी कि बड़े ही बुरे हाल में है, न तो तन पे अच्छे कपड़े हैं, साफ़ कपड़े हैं, ना ही उनके पैरों में कोई कायदे का कोई चप्पल है। बहुत अजीब सी हालत में वो बिखरे हुए बाल और परेशानी उनके चेहरे से आया थी, उनकी गुर्बत उनके चेहरे पे जैसे बिल्कुल बरस रही थी। रफ़ी साहब खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने खान मस्ताना को जाके लपेट लिया और उसके बाद कहा कि आइए आप हमारे साथ आइए। खान मस्ताना साहब थोड़े से हिचकिचाए क्योंकि वो तो जानते थे कि मोहम्मद रफ़ी साहब की शख्सियत का नाम है, और अगरचे ये जो सामने गुलकार खड़ा है नौजवानी के वक्त में इसने मेरे गीतों के स्टाइल को अपनाया था, लेकिन अब तो ये मोहम्मद रफ़ी है। वो मोहम्मद रफ़ी कि जिसको अगर देखा जाए तो देखने वाले की पगड़ी सर से नीचे गिर जाती है। उनको भी रफ़ी साहब की अज़मत का, उनकी बड़ाई का भरपूर एहसास था, इसलिए उन्होंने जाने में थोड़ी सी आनाकानी की। लेकिन रफ़ी साहब ने हाथ पकड़ते हुए कहा, आइए आप मेरे साथ आइए, और ज़बरदस्ती खान मस्ताना को लेकर अपनी कार में बैठे और ड्राइवर से कहा, घर वापस चलो। जहाँ वो जा रहे थे उन्होंने जाना मुलतवी कर दिया और ड्राइवर से कहा कि घर वापस चलो। भाई ड्राइवर तो हुक्म का पाबंद था, उसने कार घुमाई और फिर वापस चले आए वो रफ़ी विला की तरफ। रफ़ी विला तक आने के बाद में उन्होंने बड़ी ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ खान मस्ताना साहब को अपने घर के अंदर आने की दावत दिया और उसके बाद यह हुक्म दिया कि फ़ौरन इनके लिए हमाम का, गुस्लखाने का इंतज़ाम किया जाए, और फिर उन्हें नहलाकर धुलाकर इसी बीच में उन्होंने अपने किसी आदमी को भेजकर बाज़ार से रेडीमेड कपड़े मंगवा लिए, कई जोड़े, जिसमें शर्ट भी था, पैंट भी थे, पाँव में पहनने के लिए चप्पल जूते जो भी हैं। जितनी देर में वो नहा के फारिग होते उसके बाद वो डाइनिंग टेबल पर बैठे, रफ़ी साहब ने साथ अपने बिठाकर उन्हें खिलाया, इधर उधर की बातें करते रहे, और जो भी एक गुज़रा था उन पे वो तो उससे सुनकर रफ़ी साहब भी काफ़ी मलूल हो गए। और एक बात रफ़ी साहब ने समझ ली कि ये इंडस्ट्री किसी की होने वाली नहीं है, और जब तक कि आपका नाम नमूद रहता है, जब तक कि आपकी शोहरत की बुलंदी रहती है, तब तक तो लोग आपके पीछे पीछे भागते हैं। उसके बाद शायद उनकी हालत खान मस्ताना जैसी हो जाती है। बहरहाल अपने साथ डाइनिंग टेबल पर बिठा के रफ़ी साहब ने पेट भर के खान मस्ताना साहब को खाना खिलाया। उसके बाद फिर अपने रूम में लाए। जब तक कि बाज़ार से उनके कपड़े आ चुके थे, उन्होंने फ़ौरन नया जोड़ा जो है वो खान मस्ताना को ज़ेबतन करवाया और बिल्कुल उनकी एक तरह से उनके हुलिये को बिल्कुल बदल डाला उन्होंने। खान मस्ताना ने बड़ी दुआएं दी, बड़े एहसानमंद हुए, लेकिन रफ़ी साहब ने कहा कि नहीं, ये मेरी मोहब्बत है, ये मेरा क़र्ज़ है जो मैं अदा कर रहा हूँ, इसमें कोई एहसानमंदी की बात नहीं। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता कि मैंने कुछ दिन ही सही, कुछ गानों में ही सही, लेकिन आपके स्टाइल को अपनाया था, तो आप एक तरह से मेरे उस्ताद हैं। और महज इस वजह से रफ़ी साहब ने उनकी इतनी कदर मंजिलत की, इतनी इज़्ज़त बख्शी उन्हें कि खान मस्ताना साहब जब वहाँ से निकले तो खुशियों से बिल्कुल सरशार थे। जब तक खान मस्ताना साहब ज़िंदा रहे, उनकी वफ़ात 1972 में हुई खान मस्ताना साहब की। 1972 में उनकी ज़िंदगी तक, जब तक कि वो ज़िंदा रहे, रफ़ी साहब हर महीने खान मस्ताना की कफ़ालत के लिए कुछ न कुछ रकम उन्हें भेजते रहे ताकि वो आराम से अपनी ज़िंदगी के दिन काट सकें। लेकिन किस्मत के 1972 में खान मस्ताना साहब, वो खान मस्ताना जिनके बारे में कहा जाता था कि इनकी आवाज़ में शहद है और वो शहद जब गाते हैं तो झड़ने लगता है, खान मस्ताना साहब नहीं रहे। 8 सालों के बाद ही रफ़ी साहब का भी इंतकाल हो गया। लेकिन रफ़ी साहब की जो शख्सियत थी, उनकी जो सखावत थी, उनकी जो जनरॉसिटी थी, ऐसी दर्जनों मिसालें हैं, दर्जनों कहानियां हैं कि जो ये साबित करती हैं कि रफ़ी साहब के दिल में दूसरों के लिए कितनी मोहब्बत, कितनी इज़्ज़त थी। और कभी भी किसी ने भी अगर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रफ़ी साहब के लिए कुछ भी भला किया हो तो रफ़ी साहब न सिर्फ ये कि उसे भूलते नहीं थे, बल्कि बढ़ चढ़ कर अदा करने की कोशिश करते थे। ऐसा ही उन्होंने खान मस्ताना साहब के साथ भी किया, और यही वजह है कि जब तक खान मस्ताना साहब ज़िंदा रहे, रफ़ी साहब उनकी कफ़ालत करते रहे।
उम्मीद है कि आज की यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी और इसी तरह से बने रहिएगा हमारे साथ और अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजते रहिएगा और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल। और एक बात का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों की तरफ से हमें बड़ी मोहब्बतें मिल रही हैं। हाँ, अलबत्ता कभी कभी उन मोहब्बतों में थोड़ी सी कमी भी आ जाती है। तो भाई, मैं ये जो पोस्ट आपके सामने पेश करता हूँ या ये जो मेरी रिसर्च होती है, ये जो मैं इतनी मेहनत के साथ, इतनी अर्करेज़ी के साथ वीडियोस बनाता हूँ, तो महज आपकी तफरीह के लिए, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए और आपके होंठों पे या तो मुस्कुराहट बिखेरने के लिए या आपको माजी की यादों में डुबो देने के लिए। तो कम से कम मेरी इस कोशिश का भी थोड़ा ख्याल रखिए। और अब अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।